Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एटम। एटम के बारे में जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज बोहर। तो बोहर के मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बोहर ने कहा कि एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी कि जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी फिक्स है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में मूव करते हैं तो मूव करने से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो मूव करने से उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी फिक्स है। बोहर का कहना था कि एटम के अंदर एटम का जो सिस्टम है ना सोलर सिस्टम की तरह, जैसे सूरज जो है वो सेंटर में होता है और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते हैं, सेम उसी तरह एटम के सेंटर में भी न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, यानी कि अगर हम इस ऑर्बिटल को बोले n1, इसी तरह सेकंड वाला जो है वो n2 n3, तो हर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिटल डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी में चेंजिंग नहीं आएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से जब दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो एनर्जी में चेंजिंग आएगी, जिसको हम डेल्टा ई से शो करेंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने में एनर्जी में चेंजिंग आएगी। अब उन्होंने बताया कि हर शेल के साथ एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पर उन्होंने शेल्स को रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास के एल एम एन शेल्स है और इसी तरह इन शेल को नंबर दे दिए n1 n2 n3 n4। n1 की एनर्जी E1 होगी, n2 की एनर्जी E2, n3 E3, n4 E4। वो इलेक्ट्रॉन जो के या वो ऑर्बिटल जो के न्यूक्लियस के करीब है उनकी एनर्जी कम है और वो ऑर्बिटल जिन जो के न्यूक्लियस से दूर है उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन n1 से n4 में यानी कि लोअर से हायर ऑर्बिटल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन जंप करे जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में तो एनर्जी चेंजिंग आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, उसमें चेंज नहीं आएगी। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इसने एक्सप्लेन किया कि एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं तो उनका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। अब फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को हम अगर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस, n जो है वो नंबर ऑफ शेल जो कि 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 पाई एक फिक्स वैल्यू है। अब अगर हम वैल्यू चेंज करते जाएं n की वैल्यू जो अगर हमारे पास 1 है तो h ओवर 2 पाई वैल्यू आएगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2h ओवर 2 पाई, n की वैल्यू 3 तो 3h ओवर 2 पाई, इस तरह ये जो है वो चेंजिंग आती जाएगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी भी हाइड्रोजन एटम में, हमने इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक एटम है जो कि हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम Z से शो करेंगे, प्रोटॉन का जो चार्ज है E पॉजिटिव से शो करेंगे। इसके अलावा एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको E नेगेटिव से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द
सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करेगा, और सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करने से इसकी वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, एटम का जो है वो एक मास है जिसको हम m से शो करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है तो इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जिसको हम ZE²/4πε0r से रिप्रेजेंट करते हैं, r² से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी फोर्स होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को इस सर्कल में मूव करवाती है, जिसको हम Fc से शो करेंगे mv²/r। अब Fe यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स ZE²/4πε0r²। बेसिकली कैसे आई, हमारे पास दो तरह के चार्जेस थे, प्रोटॉन का भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन का भी, और रेडियस भी था। तो Fe = K Q1 Q2 और r²। बेसिकली ये कूलम्स लॉ से हम ड्राइव करते हैं। और K की जगह अगर हम ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से 1/4πε0। एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर है। अब दूसरी हमारे पास फोर्स है mv²/r। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो ZE²/4πε0r² = mv²/r, और यहाँ पर r इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी mv² = ZE²/4πε0r। और क्योंकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम r की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। जब r सेपरेट होगा तो mv² इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखें r का रिलेशनशिप अगर हम देखें मैस से, तो r का और मास का इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह रेडियस का और वेलोसिटी का भी इनवर्स रिलेशन है। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, जितना रेडियस कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इस इक्वेशन में हमें तमाम वैल्यूज पता है, हमें Z प्रोटॉन के नंबर भी पता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता है, पाई की, मास, हमें तमाम वैल्यू पता है एक्सेप्ट v²। तो v² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी बोहर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। तो एंगुलर मोमेंटम की बेसिकली इक्वेशन क्या थी, mvr = nh/2π। अगर इस इक्वेशन से हम v को सेपरेट कर लें तो nh/2πmr, और अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर v² = n²h²/4π²m²r²। अब v² की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इसमें से अगर हम जो भी m जो है वो कटिंग हो जाएगा, इसके अलावा पाई की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास फाइनल वैल्यू आई r = ε0 n²h²/πmze²। अच्छा, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो तो r = ε0 n²h²/πme²। और अगर हम n² की वैल्यू को सेपरेट आउट करें और बाकी तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो r = 0.529 एंगस्ट्रॉम n², यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल वेरी करते जाएंगे तो n की वैल्यू r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अगर n = 1 है तो फर्स्ट शेल है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह n = 2 तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, रेडियस बढ़ता
बढ़ता जा रहा है। इसी तरह हम दो ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1, यानी कि इन दोनों को माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो रेडियस की फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।